Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with lesson number 15, Life Processes in Living Organism. And हमने देखा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होता है, प्लांट तक पानी और खाना कैसे पहुंचता है. इट इज़ विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. जाइलम का काम क्या है, अगर प्लांट को पानी की ज़रूरत है तो वो कौन देगा प्लांट्स को, जाइलम देगा विच इज़ प्रेजेंट इन सेल. ठीक है. एंड अगर प्लांट को खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो प्लांट को कौन प्रोवाइड करेगा, दे विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्लोएम. एंड हमने देखा कि प्लांट के पास 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होता है फॉर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. एंड आई टोल्ड यू कि गार्ड सेल का काम क्या होता है. आपने बहुत सारे शॉप पे देखा होगा, बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं. व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं वो, दरवाज़ा ओपन करना एंड क्लोज करना उनका काम होता है. एंड टू चेक वेदर जो भी अंदर जा रहा है इज़ एन इनोसेंट पर्सन. ठीक है, वो टेररिस्ट नहीं है, ये नहीं है, दे चेक एवरीथिंग, राइट. तो यहाँ पे भी गार्ड सेल का काम क्या है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल बी कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमाटा which is present in the plant. Okay, so this is the work of guard cell, and I told you to remember the work of guard cell because it can be asked for 1 marks. then हमने देखा ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट्स को. वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है बाय रूट में हमने वाटर डाला, वो एब्जॉर्ब हुआ रूट्स में. देन वाटर ट्रैवल करेगा पूरे प्लांट में एंड देन वाटर वेपर लॉस्ट होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. अब जो लीव्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, वो पोर्स से क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म होता है प्लांट्स के ऊपर. एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. ठीक है. देन वी सॉ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होता है, जो लीव्स में खाना बनता है प्लांट के, वो हर एक सेल प्लांट सेल तक पहुंचता है. ओके. और जो एक्सेस, मतलब अभी समझो घर में जब खाना ज़्यादा बन जाता है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के पास भी क्या है, रूट्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, जिनके अंदर ये अपना एक्सेस फूड स्टोर करके रखता है. एंड ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. ट्रांसलोकेशन का मतलब ही क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट वी हैव स्टडीड टिल लास्ट लेक्चर. आज हम स्टार्ट करेंगे excretion process in plants and excretion processes in human being also. ठीक है. so many harmful and waste substances like urea, uric acid, ammonia are produced in living organism. हम सब अवेयर है, जो हमारा फीसीज होता है, वेस्ट जो हम एलिमिनेट करते हैं, इट कंटेन्स यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. दिस आर ऑल द वेस्ट substances which your body doesn't require. Okay, so if these substances accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death. Okay, अगर ये सारे जो harmful substances है, यूरिया, यूरिक एसिड is not eliminating from the body, तो क्या होगा, it will cause serious harm on our health and it can even cause death because they are harmful for our body. Hence, it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. Different organisms have different method of doing this. अब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो अलग होता है. ओके. सो रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन को डिफाइन कैसे करेंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस या वेस्ट सब्सटेंसेस का रिमूवल इज एक्सक्रीशन प्रोसेस. ओके. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, उनमें वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है उनके सेल सरफेस के थ्रू. पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स. ओके. रिटेंशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी इज़ डेंजरस. अगर यह हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में रहेंगे तो इट कैन कॉज, ये क्या करेंगे हमारे बॉडी में, दे विल डू वेरियस केमिकल रिएक्शंस जिसके वजह से हमारे ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे. इट कैन इवन लीड टू डेथ. ओके. हैंस जस्ट एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन occurs in living organism, similarly proper disposal of the garbage produced in our locality and home is also necessary. जैसे हमारे बॉडी से यह हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालना ज़रूरी है,
वैसे ही एनवायरनमेंट से हमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका डिस्पोजल जो है उसको बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू एलिमिनेट दोज, या तो हम वो चीज़ को रीयूज़ करें एंड रिसाइकल करके यूज़ करें, बट वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट उसका यूज़, ठीक है। नाउ दिस विल हेल्प यू लीड अ हेल्दी लाइफ। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, आपने देखा होगा प्लांट्स जो है वो सूख जाते हैं, उनके लीव्स येलो हो जाते हैं, राइट। तो जब उनको खाना नहीं मिलता, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तब ऐसा होता है, ओके। लीव्स ऑफ द प्लांट फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन। हम सब ने देखा है एक टाइम ऐसा आता है पूरे ईयर में जब प्लांट्स के सारे लीव्स जो है नीचे गिर जाते हैं। वाई इज़ इट सो? क्योंकि विंटर सीजन में आप देखते हो कि प्लांट्स जो है उनके पास कम पानी होता है, ओके। देन फ्लावर्स फ्रूट्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो है ना वो प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है विच आर यूजफुल फॉर अस, बट प्लांट्स के लिए दे मे बी हार्मफुल, राइट। तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसलिए दे फॉल ऑफ ड्यू टू अ फाइटो हार्मोन कॉल्ड एज एप्साइसिक एसिड। प्लांट्स के अंदर ये एप्साइसिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे फॉल ऑन द ग्राउंड, ओके। नाउ एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन इन एनिमल। प्लांट का एक्सक्रीशन प्रोसेस इज वेरी मच सिंपल व्हेन कंपेयर्ड टू एनिमल्स। देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट। जैसे प्लांट्स के अंदर खाना बनाने के लिए हैंड्स नहीं है, खाने के लिए माउथ नहीं है, वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए उसके पास कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ओके। गैशियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। कोई भी अगर गैशियस सब्सटेंस है जो हार्मफुल है, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? इट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। नाउ मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेज ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लीफ सेल्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम। अब जो वेस्ट सब्सटेंस होंगे प्लांट्स के, वो कहाँ पे स्टोर होंगे? दे विल बी स्टोर्ड इन द वैक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीफ इटसेल्फ, ठीक है। सम अदर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड बोन जाइलम in the form of resin and gums। आपने सुना होगा resins and gums। this we obtain from plants and plants के लिए ये उनका excretory product है which are harmful for them, but हम human beings के लिए this resins and gums are useful, okay। so some waste material are also given out through roots into the surrounding soil। तो रूट्स के थ्रू भी प्लांट्स कुछ एलिमिनेट करते हैं excretory product which are present in the surrounding soil which is present around the plant, okay। Now how does excretion process occurs in human being? Which waste material are produced in our body through metabolic activities? कौन से होते हैं? Now during life activities such as cellular respiration, हमने ये फर्स्ट लेसन में पढ़ा था और सेकेंड लेसन में, राइट। देन several chemical reactions take place in the body, राइट। हमारे बॉडी में दो तरह से रेस्पिरेशन होता है। एक तो रेस्पिरेशन जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड दूसरा रेस्पिरेशन प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस, ओके। नाउ दिस केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो हमारे बॉडी के अंदर ये क्या है? दिस आर ऑल दी वेस्ट प्रोडक्ट विच आर जनरेटेड, ओके। नाउ हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन्स? अब हमें पता है हमारे पास 2 किडनी है, तो ह्यूमन हैव 2 किडनी एंड ईच किडनी इज सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी, राइट। सी ऐसे करके किडनी होगी एंड उसके ऊपर एक रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है, रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरी, ओके। तो उस रीनल आर्टरी जो है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है एंड एक रीनल वेन होता है, एंड ये दोनों आर्टरी एंड वेन से किडनी को जो है वो ब्लड का सप्लाई होता है, ओके। द किडनी रिमूव फ्रॉम द ब्लड द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एज वेल एज salts and excess water and excrete them in the form of urine। अब हमारे बॉडी से वेस्ट को
निकालने का, एलिमिनेट करने का काम कौन से ऑर्गन का है? इट इज़ द वर्क ऑफ किडनी, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, रीनल आर्टरी जो है उसके पास ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड। अब किडनी क्या करेगी, किडनी उसका फिल्ट्रेशन करेगी। तो जो यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर प्रेजेंट होंगे किडनी के अंदर, उसको निकाल देंगे वो लोग, एंड इट विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर, जो भी आपके बॉडी में एक्स्ट्रा होगा, इट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। द यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट एंड स्टोर द यूरिन अंटिल यूरिनेशन, ठीक है। जब तक हम यूरिनेट नहीं करेंगे तब तक ये कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है हमारा यूरिन? इट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर विच स्टोर्स द यूरिन, ठीक है। Now there are different organ system in the human body to bring about the different life processes, such as digestive system for digestion of the food, respiratory system for respiration, blood for circulation, right? तो हमारे बॉडी में ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो अपना काम करते रहते हैं, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, ओके। अगर एक सिस्टम भी काम करना बंद करता है तो एवरी सिस्टम इन द बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड, okay. So the process of digestion leading to energy production is an important process of our body. तो जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारे बॉडी का, वो हमें क्या देता है? इट इज़ प्रोवाइडिंग अस विथ एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड इट प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी टू डू वर्क। एंड जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ब्लड उसको किडनी के थ्रू क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है, राइट। So various waste materials are formed during this process, and removal of this waste from the body is very important, and it is the excretory system that carries out this function. तो digestion process कौन सा ये करेगा? एक्सक्रीशन प्रोसेस का काम है कि हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस जनरेट हो रहे हैं उसको रिमूव करना, ओके। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दिस इज़ द स्टमक। हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में स्मॉल पीसेस में हम टीथ के थ्रू उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, देन वो कहाँ पे जाता है? इट गोज़ इनटू द स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस के थ्रू इट गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, ओके। अब एक्सक्रीटरी प्रोसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? पेयर ऑफ किडनी, मतलब दो किडनी है हमारे पास, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर विच स्टोर्स द यूरिन until it is urinated from out from our body, and the urethra, ठीक है। These are the four organs which are included in the excretory or digestive system. Now urine is formed by the kidney by separating the waste and the unwanted excess substance from the blood. अब रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा किडनी के पास, जो उसके पास क्या होगा? प्योर ब्लड भी होगा, इम्प्योर ब्लड भी होगा। अब वो क्या करेगा? ब्लड से फिल्टर करेगा। अभी ब्लड के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, वो उसको फिल्टर आउट करेगा, एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को वो एलिमिनेट करने रखेगा, ओके। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस विल गेट एलिमिनेटेड, एंड जो प्योर होगा इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर ब्लड, एंड वो हमें एनर्जी देने में यूज़ करेंगे वो, ओके। नाउ द टू बीन शेप्ड किडनी, ये रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज किडनी, आर सिचुएटेड वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे किडनी प्रेजेंट होगा। ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, ठीक है। तो पीछे के साइड किडनी होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब किडनी का जो भी बेसिक फंक्शन है, जो फिल्ट्रेशन करना, वो कौन परफॉर्म करता है? इट इज़ परफॉर्म बाय नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द किडनी। ये रेड कलर का बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो फिल्ट्रेशन करते हैं, ओके। नाउ ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप थिन वॉल्ड पार्ट कॉल्ड एज बोवमेंस कैप्सूल। सी यहाँ पे ये किडनी का स्ट्रक्चर है पूरा, अंदर नेफ्रॉन्स दिखा, अभी बोवमेंस कैप्सूल बोला गया है, राइट। तो बोवमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है? इट इज़ थिन वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? नेफ्रॉन के अंदर इट विल बी इंक्लूडेड, सी
सी यहाँ पे दिया हुआ है बोवमेंस कैप्सूल कैसा होता है. दिस इज़ द बोवमेंस कैप्सूल. जो आपको सर्कल का पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बोवमेंस कैप्सूल. ओके. देन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. यहाँ पे ग्लोमेरुलस बताया गया है. सर्कल है वो है बोवमेंस कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस दिख रहा है. ओके. देन द यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. अब यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, कम्स आउट इन द ब्लड. तो लीवर से यूरिया कहाँ पे आया? ब्लड के अंदर आया. अब ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? किडनी के पास जाएगा. व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू ग्लोमेरुलस. अब ग्लोमेरुलस तक आने के लिए उसको किडनी तक आना पड़ेगा. किडनी से वो कहाँ जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर जाएगा. नेफ्रॉन के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, जहाँ पे वो फिल्टर होगा थ्रू इट्स कैपिलरीज एंड यूरिया एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट. सी यहाँ पे कैसे ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है. यूरिया प्रेजेंट है, समझो यूरिया इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी. ठीक है. अभी समझो आपके ब्लड के अंदर यूरिया है एंड ये यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. अब लीवर से ये यूरिया कहाँ जाएगा? ब्लड के पास गया. ब्लड अब कहाँ जाएगा? किडनी के पास जाएगा. किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन प्रेजेंट है एंड ये नेफ्रॉन के अंदर बोवमेंस कैप्सूल होता है जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस होता है. ठीक है. यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे यूरिया सेपरेट होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यूरिया सेपरेट कैसे हो रहा है. ओके. So excretory system and kidney का it can be asked to draw the diagram, so try to practice this diagrams. जब अगर किडनी की बात आएगी तो you will have to draw this, and excretory system आएगा तो it includes pair of kidney, right? एक bladder, urethra, pair of ureter. ठीक है. अभी रीनल आर्टरी की बात हुई थी, राइट? तो सी किडनी से क्या अटैच्ड है? एक रीनल आर्टरी एंड एक रीनल वेन. ठीक है. एंड वेना कावा होता है सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा एओर्टा विच इज़ कनेक्टेड टू हार्ट. ओके. नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ बोवमेंस कैप्सूल. बोवमेंस कैप्सूल आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सी ये डायग्राम एक्चुअली में होता कैसा है? इट लुक्स लाइक दिस. यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. ओके. ये थोड़ा सा पतला पाइप होता है, यार यू कैन सी. ठीक है. पतला होगा एंड देन फिर से यहाँ से यू कैन ड्रॉ इट थिक एंड लास्ट में ऐसा टिब्यूल बनाना होता है. सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज बोवमेंस कैप्सूल. इसके अंदर आप ऐसे ऐसे करके ग्लोमेरुलस बना सकते हो. ठीक है. दिस इज़ द बोवमेंस कैप्सूल एंड नेफ्रॉन का डायग्राम. तो जो बोवमेंस कैप्सूल है उसका लेयर कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है. मतलब वो सिर्फ वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देगा. ठीक है. द सोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ द बोवमेंस कैप्सूल पासेज इनटू द टिबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. अब बोवमेंस कैप्सूल के अंदर कोई भी सोल्यूशन आ रहा है, वेदर इट इज़ यूरिया, यूरिक एसिड, वो कहाँ पे जाएगा? इट विल गो इनटू द टेब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. टेब्यूलर मतलब ये जो आपको दिख रहा है टिब्यूल. ठीक है. यहाँ से होके इट विल मूव फ्रॉम ईयर एंड ये टेबुलर पार्ट में गया. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. अभी यहाँ पे क्या होता है कि उसने कुछ इम्प्योर ब्लड ले लिए पर उसमें फिर भी कुछ प्योर अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? वो फिर से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा जब ये यहाँ पे होगा. तो जब एक्सक्रीशन होगा, यहाँ पे एक्सक्रीट होगा. ठीक है. तो क्या होगा? थोड़ा सा भी अमाउंट में प्योर सब्सटेंस एलिमिनेट नहीं होगा बिकॉज इट विल बी रीएब्जॉर्ब्ड इन द टेब्यूलर रीजन. ठीक है. यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज़ फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल. तो यूरिन इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल. द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरेटर कहाँ है? किडनी से कहाँ पे आया यूरिन? यूरेटर में आया एंड ये ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा यूरिन एंड यूरेथ्रा के थ्रू यू विल एलिमिनेट द यूरिन आउट ऑफ योर बॉडी. ठीक है. किडनी से कहाँ आएगा? यूरेटर में. यूरेटर से ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा एंड वेन एवर यू अर्ज टू पास आउट यूरिन यू विल एलिमिनेट द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा. ओके.
Afterwards, urine is given out through the urethra. The urinary bladder is a muscular and it is under the control of nerves. अगर ब्लैडर नर्व्स के कंट्रोल में नहीं होता तो क्या होता, यू नो, whenever आपको ऐसा लगता है कि you need to pee, आप उसको कंट्रोल कर लेते हो बिकॉज इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स. अगर वो कंट्रोल में नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि यू वांट टू पी. ठीक है, सो आप इससे भी याद रख सकते हो कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जो यूरिन को स्टोर करता है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ nerves. Okay, hence we are able to keep a control on urination. Though the kidneys are the main organs of excretion in human beings, the skin and lungs also help in the process of excretion. स्किन से भी हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो स्किन एंड लंग्स और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन और दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है. Okay, now the right kidney is slightly lower position than the left kidney. See, जो right kidney है वो कैसा होता है, थोड़ा सा नीचे होता है. I think so, यहाँ पे you can understand. See, दिखा यहाँ पे थोड़ा जो मैंने डायग्राम लाइन की है, यहाँ पे लेफ़्ट किडनी पे थोड़ा सा जगह बचा है, राइट किडनी पे नहीं बचा है. तो जो राइट किडनी होता है इट इज़ स्लाइटली लोअर. ओके, ईच किडनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स. राइट, मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स हर एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है. वी हैव 2 किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, तो 20 लाख नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, द अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन's बॉडी इज़ फिल्टर्ड बाय किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे. तो पूरा दिन जैसे हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा होता है, वैसे ही हमारा किडनी भी है, वो पूरा दिन वर्क कर रहा होता है. तो किडनी कम से कम 400 टाइम्स हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, फ़िल्टर करती है इन अ डे. ओके, एंड हम अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ ब्लड कितना प्रेजेंट होता है कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल में, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड. ओके, thus every day the kidney filters about 190 liters of blood, from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed. मतलब वो 190 लीटर ऑफ ब्लड को जब फिल्टर करती है, उसके बाद हम जो यूरिनेट करते हैं, यूरिन जो फॉर्म होता है वो कितना फॉर्म होगा, इट विल बी फॉर्म्ड अबाउट 1 to 1.9 लीटर्स. ओके, द रिमेनिंग लिक्विड इज़ रीएब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी. ओके, नाउ आपने ये सुना होगा डायलाइसिस. राइट, यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन हो गया है तो उनका पूरा बॉडी का ब्लड चेंज किया जाता है थ्रू दिस मैकेनिज्म. द एफिशिएंसी ऑफ द किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई. तो किडनी का जो एफिशिएंसी है काम करने का वो ख़राब हो सकता है अगर कोई इंजरी हो गई है किडनी की, इन्फेक्शन हो गया है या ब्लड सप्लाई कम हो रहा है बॉडी में. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज एक्यूमुलेट इन द बॉडी. अब मैंने बोला था अगर वेस्ट सब्सटेंसेज एलिमिनेट नहीं होंगे बॉडी से तो व्हाट विल हैपन, इट कैन इवन कॉज डेथ. ठीक है, तो ये केसेस में क्या हो रहा है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो मतलब किडनी फिल्ट्रेशन का काम ही नहीं कर पा रही, जिसके वजह से यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा. राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, इट कैन लीड टू डेथ, इसलिए डायलाइसिस प्रोसेस किया जाता है. सो इफ़ किडनी फेल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मैन मेड मशीन. किडनी का काम क्या है, इम्प्योर जो ब्लड होगा उसमें से प्योर सब्सटेंसेस देना एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना. राइट, तो ये कर नहीं पाएगा किडनी बिकॉज किडनी फेल हो चुकी है. तो ये काम कौन करेगा, इट इज़ डन थ्रू अ मैन मेड मशीन. एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज़ कॉल्ड डायलाइसिस. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक मशीन के थ्रू अलग करना बॉडी में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस. और अबाउट 500 ml ऑफ द ब्लड इज सेंड एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन. कितना, 500 ml ऑफ ब्लड एक टाइम में हम मशीन से बॉडी के अंदर डालते हैं. एंड प्यूरिफाइड ब्लड इज़ री इन्फ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट.
सी एक जगह से इम्प्योर ब्लड बाहर निकलेगा एंड दूसरे साइड से प्योर ब्लड वो दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो प्योर ब्लड जाता है, इम्प्योर ब्लड निकलता है, ऐसे इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है थ्रू अ मशीन। आई होप यू आर क्लियर विद द एक्सक्रीशन प्रोसेस एंड हाउ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस। एंड अगर किडनी फेल होती है किसी की तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? वी विल बी डूइंग डायलिसिस प्रोसेस, ठीक है। एंड ये क्यों किया जाता है? टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट कैन लीड टू डेथ, अगर वो एक्यूमुलेट हो गया बॉडी के अंदर तो। ओके, नाउ देर आर सम क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एज कम्पेयर टू द monsoons एंड विंटर, अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द समर सीजन। आपने देखा होगा ठंडी के सीज़न में यू गेट द अर्ज टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, बट जब समर सीज़न होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होता। एंड वाई इज़ इट सो? बिकॉज समर सीज़न में हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, गर्मी होती है। वी लूज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, डायरेक्ट इवेपोरेशन कंसिडरेबली, है ना। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा स्वेट होता है तो हमारी बॉडी स्वेट के थ्रू कुछ एलिमिनेट कर देता है, कुछ फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। हैंस किडनी रिटेन वाटर फॉर मेंटेनिंग फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड एंड लेस यूरिन इज फॉर्म्ड। इसलिए किडनी को ज़्यादा वाटर रिटेन करना पड़ता है टू मेंटेन द फ्लूइडिटी। हमारे ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो किडनी उस वक्त वो काम कर रहा होता है। एंड जो यूरिन से हमारा एक्सक्रीशन होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, वो हमारे स्वेट से होने लगता है। बट ड्यूरिंग विंटर द सराउंडिंग टेम्परेचर विल बी लो, राइट, तो हमें स्वेट आता नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको बार बार समर सीज़न में यूरिनेशन के लिए क्यों जाना पड़ता है। ओके, now in adult the process of urination is under their control but not in infants. why it is so? adults जो है they can control, अगर उनको urinate करना है they can control, पर infants ये क्यों नहीं कर पाते? छोटे बच्चे, infants मतलब newborn babies, okay? so urination of adult as well as infants is controlled by the neural circuit which is very complex. अभी हमने देखा था जो हमारा bladder है it is controlled by the nerves, तो वो किसके कंट्रोल में है? न्यूरल सर्किट के, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट इन्वॉल्व्स पाथवेज एट मैनी लेवल्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इज़ मीडिएटेड बाय मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो अडल्ट अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, बट न्यूबॉर्न में ये अडेप्ट जल्दी से नहीं हो पाता। इट टेक्स टाइम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होने में टाइम लगता है, इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज़ जो है दे कांट कंट्रोल एंड दे यूरिनेट। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? अभी मैंने कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज़ किया था बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अभी आपने कुछ गर्म चीज़ छुई तो आप क्या करते हो? फटाक से हाथ पीछे करते हो। वाई? बिकॉज आपका हैंड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब एक दूसरे से कैसे हैं? दे आर इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। ओके, several different organ system function in multicellular organism, है ना। मल्टीसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है फॉर डिफरेंट मैकेनिज्म्स। देयर लाइफ गोज ऑन स्मूथली इफ़ देयर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स एंड द स्टिमुलाई इन द सराउंडिंग, ठीक है। अब आपके पूरे बॉडी को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके क्यों रहना चाहिए? बिकॉज हमने देखा लीवर जो है वो यूरिया प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो यूरिया कहाँ पे भेजेगा? इट विल सेंड इट टू द ब्लड, तो यहाँ पे ब्लड को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लीवर के साथ। अब ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? किडनी में जाएगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जाएगा, ग्लोमेरुलस में, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीवर फिर हमारा किडनी कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है एक दूसरे से, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छे से चल रहा होगा तो हमारी बॉडी स्मूथली वर्क करेगी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट systemic regulation of different processes can be controlled and bringing about the different processes in the proper sequence can be called as coordination। मतलब अलग अलग प्रोसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाना। अब अगर यूरिया ने ब्लड को देने के जगह डायरेक्टली किडनी में दे दिया तो यूरिया, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द किडनी टू डू द
फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको पहले ब्लड को देना है एंड फिर ब्लड से वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेसेस तो सारे चालू रखने हैं, बट इट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अभी अगर आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में आपके पास 4 टीम मेंबर्स है, उसमें से अगर एक भी कुछ अलग करेगा तो व्हाट विल हैपन, पूरा प्रोजेक्ट स्पॉइल होगा। इसलिए क्या बोला जाता है, यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच ऑफ यू व्हाइल डूइंग अ प्रोजेक्ट, राइट। वैसे ही हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हर एक प्रोसेस के लिए। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हमारी बॉडी एक साथ होके काम करती है, ठीक है। इफ़ एनी एक्टिविटी इन द बॉडी इज़ टू बी completed सक्सेसफुली, proper coordination between different system and organ participating at different steps of that activity is necessary। अगर हमारा बॉडी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और उसको अच्छे से करना है, समझो सर्कुलेशन ही करना है पूरे बॉडी के अंदर, तो भी इट नीड टू हैव प्रॉपर पार्टिसिपेशन विथ ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। If due to lack of coordination or some other factor there is a confusion at any step, the activity may not get completed and there should not be any randomness at any step। अभी मैंने जैसे बताया कि किडनी को पहले अपना यूरिया ब्लड में देना है, फिर वो ब्लड कहाँ लेके जाएगी, किडनी के अंदर फिर जाएगा नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से जाएगा ग्लोमेरुलस में। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है जो फॉलो होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो क्या होगा, इट विल बिकम वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीवर का यूरिया डायरेक्टली किडनी के अंदर चला गया तो वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ओके। देयर नीड टू बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, एंजाइम लेवल। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। लीवर जो है इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो देयर नीड टू बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वरना पूरा बॉडी का जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। और स्टिमुलाई अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज हीमियोस्टैसिस, ठीक है। अगर प्रॉपरली सारे एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में हो रहा है तो इट विल लीड टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज हीमियोस्टैसिस विच इज़ नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, ओके। नाउ प्लांट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स, है ना। प्लांट्स के पास कुछ नहीं है, वी कांट सी एनीथिंग। In plants, movement are mainly in the form of responses given to stimuli। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जिस तरफ से प्लांट को सनलाइट मिलती है वो उस तरफ बेंड करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन विच प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू। उसको सनलाइट मिल रही है तो इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई एंड वो उस तरफ ही ग्रो करेगा, ठीक है। सी, इसको सनलाइट यहाँ से मिल रही है तो प्लांट उस तरफ बेंड कर रहा है। देन फ्लावर्स शोइंग कीमोट्रोपिज्म and plant showing, see these words are not important to you but remember कि plants जो है वो हमेशा वो भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं उनके एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ। आपने एक मिमोसा प्लांट सुना होगा, अगर आप उसको टच मी नॉट प्लांट बोला जाता है, अगर आपने उसको टच कर दिया तो वो क्लोज हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ ओपन। तो ये क्या बताता है कि दे आर रिस्पॉन्सिंग टू अ सर्टन स्टिमुलाई, ठीक है। Movement or growth of any part of the plant in response to an external stimuli is called as tropism or tropic movement। The shoot system of any plant respond to the light stimulus। जैसे अभी हमने ये इमेज में देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट स्टिमुलस की तरफ वो ग्रो हो रहा है, राइट। दैट इज़ इट ग्रोज टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। The movement shown by the plant towards the source of the light is called as phototropic movement। अभी प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं इसलिए हमने क्या बोला, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर। अब जो प्लांट है उनके रूट्स नीचे क्यों जाते हैं, इट कैन ऑल्सो ग्रो अपवर्ड, राइट।
तो ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलाई बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वाटर, ठीक है। दिस रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड एज ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जब प्लांट रिस्पॉन्ड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, उसका रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। एंड जब वाटर की तरफ इट रिस्पॉन्ड्स तो हम बोलेंगे वाटर को हाइड्रो बोला जाता है, तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। सो बस इसको नाम से याद रखो। ग्रेविट्रॉपिक कब बोलेंगे? जब ग्रेविटेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा। हाइड्रोट्रॉपिक कब बोलेंगे? जब वाटर के अकॉर्डिंग होगा। फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट के अकॉर्डिंग होगा, तो ठीक है। मूवमेंट शोन बाय द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल, अगर कोई केमिकल के वजह से प्लांट अपना मूवमेंट दिखा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, पोलन ट्यूब जो है वो हमेशा ओव्यूल की तरफ ही ग्रो करता है। सो ऑल द अबव मेंशन्ड मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स आर रिलेटेड विथ ग्रोथ, hence all such movements are collectively called as growth relevant movement. So a brief answer can also be asked ki write a short note on growth relevant movement. So you should include all these 5 tropic movements which are given here. First is phototropic movement, gravitropic movement, hydrotropic movement, chemotropic movement, and also write about tropism, ठीक है। Now tendrils of the climbers are sensitive to touch. A hormone called as auxin produced in the apical part of the shoot helps in enlargement of the cells, ठीक है। एक हार्मोन प्रेजेंट होता है ऑक्सीन जिसका नाम है, विच आर प्रेजेंट इन द शूट ऑफ द प्लांट, शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन उनके सेल्स को एनलार्ज मतलब बड़ा होने में हेल्प करता है। हॉर्मोन्स लाइक गिबरेलिन्स हेल्प इन स्टेम एलोंगेशन, स्टेम कैसे बढ़ते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोन गिबरेलिन विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट। एंड सेल डिवीजन कैसे होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनिन hormone. The hormone abscisic acid is effective in prevention and retardation of growth. लीफ विल्टिंग, जो लीफ येलो होके गिर जाते हैं, ये सारे रीजंस क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एब्साइसिक एसिड, ठीक है। Now on careful observation it is seen that it plants like touch me not plant which is also called as mimosa. Movement also occurs at place other than where it has been touched. मतलब आपने एक जगह टच किया है पर पूरा प्लांट क्लोज हो जाता है, ठीक है। Then hence we can infer that the information about the touch must have been relayed within the plant from one place to another. आपने अभी यही पार्ट पे टच किया है, ये वाला पार्ट भी क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन एक प्लांट को गया है, एक लीफ पे गया है, वो पूरे प्लांट तक जाता है। सो प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक लीफ से दूसरे लीफ तक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट, ओके। Plant cells change their shape by increasing or decreasing their water content and thereby bring about the movement of the plant. तो plant का shape कैसे change होता है? By increasing or decreasing the water content in the plants, okay. Some specific movements of the plants do not lead to the plant growth and such movements are called as growth irrelevant movement. अभी हमने पढ़ा था were called as growth relevant movement एंड ये क्या है? ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट। यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सराउंडिंग प्लांट हार्मोन ब्रिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट। बिकॉज इनका सराउंडिंग चेंज होता है तो इनको किसकी ज़रूरत है? अब दे नीड प्लांट हार्मोन्स फॉर देयर ग्रोथ, ओके। इन प्लांट called Venus flytrap, there is a trap that appears and smells like flowers and deceives insects. ये एक वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है पता है? ये हमेशा बंद रहता है, पर जैसे ही उसको पता चलता है कोई फ्लाई आया है तो जो फ्लाइज होते हैं वो ज़्यादातर जाके फ्लावर्स पे जाके बैठ जाते हैं, राइट। तो ये वीनस ट्रैप प्लांट तब खुल जाता है एंड दे स्मेल्स लाइक फ्लावर, तो वहाँ पे फ्लाई गए एंड फटाक से फिर वो बंद हो जाते हैं। तो व्हेन एन इंसेक्ट विजिट दैट फ्लावर लाइक ट्रैप द ट्रैप क्लोजेज अप एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट। तो प्लांट उसको खा जाता है। सी हियर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, खुला हुआ है बिकॉज ये इंसेक्ट वहाँ पे था, इंसेक्ट वहाँ पे बैठेगा एंड फटाक से ये बंद हो जाएगा, ओके। द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम वाइल दैट ऑफ द ट्यूबर रोज, जिसको पॉलीएंथस बोलते हैं, दे ओपन एट नाइट। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो मॉर्निंग में ओपन होते हैं, कुछ नाइट में ओपन होते हैं।
Fibrils present on the leaves of the insectivorous plant Drosera bend inwards as soon as the insect lands on the leaves and surrounds the insect from all sides. See, this is what happens with the insects. In balsam, the ripened fruit dehisces burst open at the right time to disperse the seeds. तो balsam plant में क्या होता है, वो plants जो है वो right time पे अपने seeds को नीचे disperse कर देता है. Okay. So this was all about coordination in plants. Coordination in human beings we will start with in the next lecture. I hope you have understood with excretion process in plants, animals and as well as coordination process कैसे होता है plants के अंदर. Now coordination in human beings we will start in the next lecture. So for today, thank you everyone. I hope you have understood with all the concepts.